अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इसराइल की दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती खतरनाक है। हमने देखा सीरिया पर अचानक इसराइल ने हमला किया और इसराइल का यह हमला उस दोस्त पर था जो कि खुफिया मुज़ाकरात कर रहा था। अहमद अल शरा, जो कि सीरिया का शाम का नया सरबराह है, जिसे वेस्टर्न ताकतें, मगरिबी ताकतें इक्तदार में लेकर आई थी, वो खुफिया तौर पे इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से मुज़ाकरात कर रहा था और अब इसराइल उसी को कत्ल करना चाहता है। मैंने जैसे कहा कि दुश्मनी से ज्यादा इसराइल की दोस्ती खतरनाक है और वो तमाम मुस्लिम ममालिक जो कि ये पढ़ तोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसराइल के साथ दोस्ती कर ली जाए, सिफारती ताल्लुकात इस्तवार कर लिए जाएं, तो आपका भी नंबर आ सकता है और बहुत जल्द आ सकता है। और उसमें मिसाल है सीरिया की, शाम की, कि जिस तरह इसराइल ने हमला किया। अब अहमद अल शरा ये वो शख्स है जिसके कत्ल के हवाले से इसराइल के अंदर जो नतन्याहू की काबीना के वजीर हैं वो मुतालबे कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अहमद अल शरा को कत्ल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए, जो सांप है उसका सर कुचल देना चाहिए। यानी अहमद अल शरा को उस सांप का सर बताया जा रहा है जिससे इसराइल को खतरा है। इसराइल अब ये कह रहा है, हालांकि अहमद अल शरा दोस्तों वो शख्स है जिसने मुस्लिम दुनिया के साथ गद्दारी की, जिसने पहले तो जो वेस्टर्न ताकतें थी, अमेरिका और मगरबी ताकतें, अहमद अल शरा को कहती थी यह दहशतगर्द है, इसके रवाबित अलकायदा के साथ हैं, बाकायदा ये मोस्ट वांटेड है। लेकिन फिर बशार उल असद की हुकूमत को खत्म करके अहमद अल शरा को इक्तदार दिया गया और अब अहमद अल शरा उन्हीं ताकतों के टारगेट पर है जो उसे इक्तदार में लेकर आए थे। सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका, ये वो ताकतें हैं जो कि अहमद अल शरा को शाम में इस्तेमाल करना चाहती थी। बशार उल असद जब सदर थे शाम के, उस वक्त ईरान की उन्हें हिमायत थी और बशार उल असद के इक्तदार को जब भी खतरा होता था ईरान मुतहरिक हो जाता था। लेकिन जो इसराइल था उसका ग्रेटर प्लान था। देखिए, आप पूरी इस स्कीम में देखिए कि इसराइल किस तरह काम कर रहा है। वो अमेरिका जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इसराइल को काबू कर सकता है, अब इसराइल उसके काबू में भी नहीं आ रहा और जितनी भी मिडिल ईस्ट की रियासतें हैं उनको खतरा बाप लेना चाहिए कि आज शाम का नंबर है तो कल हमारा नंबर आने वाला है। सबसे ज्यादा खतरा जो होना चाहिए वो उन दो ममालिक को होना चाहिए जो कि अहमद अल शरा के पीछे खड़े थे, यानी तुर्की रजब तैयब एर्दोगान और सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप की अहमद अल शरा से सऊदी अरब में मुलाकात करवाई थी और इसी मुलाकात के बाद ये खबरें आ रही थी कि अब शाम वो मुल्क बन जाएगा जो कि इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करेगा। ये खबरें बाकायदा मगर जो मिडिल ईस्ट का मीडिया है उसमें रिपोर्ट होती रही और बताया गया कि जो शाम है वो इसराइल के साथ खुफिया मामला, जो डिफेंस रिलेशनशिप है, डिफेंस एग्रीमेंट्स है, वो खुफिया तौर पे कर रहा है, बाकायदा इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है। और जो इसराइल है उसको बाकायदा जो ये कह लीजिए अहमद अल शरा की हुकूमत है उसने कहा है कि जो टेरिटरी बशार उल असद के यानी इक्तदार से जाने के बाद जो इसराइल ने जिन इलाकों पे कब्जा किया था वो इलाके आप छोड़ दीजिए, हम आपको गलवान हाइट्स दे देंगे। अब ये गलवान हाइट्स जो है जहां पर इसराइल का कब्जा है, सीरिया ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमें दोबारा मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब पपेट आ जाए, जब मोहरा आ जाए इक्तदार में, तो उसको अपनी मर्जी से हिलाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। और अहमद अल शरा के साथ भी यही कुछ हो रहा है। याद कीजिए माजी में जब जब इन मिडिल ईस्ट की रियासतों में पपेट हुक्मरान आए हैं, उनका हशर क्या किया गया है, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया। अब जो इजराइल की बड़ी स्कीम है वो पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना है। अब सीरिया के बाद नंबर आएगा लेबनान का, लेबनान के बाद आएगा शाम का, शाम के बाद आएगा, आगे आप आइए जो है वो सऊदी अरब है, फिर आपके बाद कह लीजिए कि इराक है, इराक से आगे आ जाइए तुर्की है। ये सारा जो रीजन है अगर आप मैप में देखिए तो नजर आता है कि इसराइल का जो ग्रेटर प्लान है कि इन तमाम इलाकों पे कब्जा करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल उस जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान से जंग छेड़ी इसराइल ने, ईरान ने निपट लिया, इसराइल को ठोक के जवाब दिया और अब उसके बाद सीरिया पे हमला किया गया। बाकायदा सीरिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको बमों से उड़ा दिया गया। आप सोचिए, शाम, दमस्कस जो कि दारुल हुकूमत है सीरिया का, वहां पर जो सेंटर में यानी कि उसके दिल में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वजारत दिफा है,
वहां पर तकरीबन 6 के करीब जो रॉकेट थे वो मारकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। हमने वीडियोस देखी और बाकायदा जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, कार्ड्स, उसने एक वीडियो ट्वीट की और उसमें जो न्यूज एंकर थी, पीछे उसके बम धमाका हो रहा था और वो उठकर भाग रही थी और वो जो तबाही थी वो इजराइल का वजीर दिफा बता रहा था कि हमने सीरिया में क्या कुछ कर दिया है। अब इजराइल का जो कह लीजिए नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है वो ट्वीट करके क्या कह रहा है, वो ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि जो अहमद अल शरा है वो सांप का सर है जिसे हमें कुचल देना चाहिए। यानी कि अहमद अल शरा एक सांप है और वो उसका सर भी है, उसके पीछे पूरी एक कतार है, लिहाजा पहले हमें अहमद अल शरा को मारना चाहिए, उसको कत्ल करना चाहिए। जब इजराइल ने शाम में हमले किए तो दोस्तों ये खबरें आ रही थी कि जो सदारती महल है उसको भी टारगेट किया गया है। बताया गया कि जो अहमद अल शरा के हमदर्द थे, तुर्की हो सकता है, सऊदी अरब हो सकता है, दीगर ममालिक हो सकते हैं, उन्होंने उन्हें इंटेलिजेंस दी थी कि तुम सदारती महल छोड़ दो, वहां से फरार हो जाओ वरना मारे जाओगे। तो अहमद अल शरा बच गया है, उसने सीरियन अवाम से खिताब किया है और सीरिया की फौज ने रिट्रीट किया है, यानी उन्होंने हथियार डाले हैं इसराइल के आगे। अब याद कीजिए अगर बशार अल असद की हुकूमत होती तो क्या इसराइल की जुर्रत हो सकती थी वो इस तरह की कार्रवाई करता? आप जरा सोचिए, क्योंकि ग्रेटर प्लान मैंने आपको बताया, पहले बशार अल असद का इख्तिदार खत्म किया गया, उसको रूस भागने पर मजबूर किया गया, उसके बाद जो ईरान का असर रसूख था उसको कम किया गया, जो प्रॉक्सीज थी जो कि यहाँ पे लड़ रही थी उनको तोड़ा गया, उन पर हमले किए गए और अब जो सीरिया की हुकूमत है वो टारगेट है इजराइल की। और अभी तो सीज फायर हो गया है, लेकिन बहाना क्या बनाया गया? द्रूज कम्युनिटी है सदर्न जो सीरिया की बॉर्डर पे जो कि ज्यूइश है, उनका बताया गया कि उनको खतरा है, वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, इसीलिए इजराइल जा रहा है और उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों उसी द्रूज कम्युनिटी ने बाकायदा बयान जारी किया कि जो अहमद अल शरा है वो इजराइल और अमेरिका का पपेट है, उसको वो इख्तिदार में लेकर आए हैं। अब तुर्की के अंदर अंकारा में हलचल है और सऊदी अरब रियाद में हलचल है, बाकायदा राब्ते हो रहे हैं, तुर्की के और सऊदी अरब के राब्ते हो रहे हैं। दोनों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस जो है वो फरहान, उनका राब्ता हुआ है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ और दोनों ने कंडेम किया है। आप देखिए मदद करने के लिए कोई नहीं आया, क्यों? उसकी वजह क्या है? ईरान पे जब हमला हो रहा था तो तमाम ये जो ताकतें थी मिडिल ईस्ट की, ये खामोश बैठी हुई थी। कतर किरदार अदा कर रहा था, कतर सालिसी कर रहा था, कतर मामलात को तय करवा रहा था, लेकिन तमाम जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, फिर आप दीगर जो ममालिक देख लीजिए जो मिडिल ईस्ट में है, जॉर्डन है, वो सब खामोश थे। क्यों? क्योंकि ये सब पपेट हैं इजराइल के और अमेरिका के। ये समझते हैं कि इनका नंबर नहीं आएगा, इनका भी नंबर आएगा, इनको भी निकाल के इजराइल मारेगा। अगर इजराइल को तस्लीम करने की बात होती है, इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने की बात होती है, बहाना क्या बनाया गया? इतवार वाले दिन जो द्रूज कम्युनिटी है उसको खतरा लाक हो गया है, उनकी झड़पें हुई हैं सीरियन फोर्सेस के साथ, इसीलिए जो इजराइल है वो उनकी मदद के लिए आ रहा है। और मदद करते हुए क्या किया इजराइल ने? दमस्कस में जो शाम का दारुल हुकूमत है दमिश्क, वहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी उसको नीस्तो नाबूद कर दिया, उसको उड़ाकर रख दिया। अब दोस्तों मामला यह है कि जो शाम का सदर है अहमद अल शरा, उसको सोचना चाहिए कि उसके साथ धोखा हो रहा है, उसके साथ दो नंबरी हो रही है और वो बली का बकरा बन सकता है नेतन्याहू के इख्तिदार का, क्योंकि नेतन्याहू जो कि इसराइल का वजीर आजम है उसके इख्तिदार को खतरा है। देखिए उस पर करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं, उसकी हुकूमत जाने वाली है, वो माइनॉरिटी में आ गया है। 120 की पार्लियामेंट में उसके पास सिर्फ और सिर्फ अब 60 अरकान की हिमायत रह गई है और अगर उनमें से एक रुकन भी नेतन्याहू की हुकूमत को छोड़ देता है तो नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाएगी। ईरान पर नेतन्याहू ने वार इसलिए किया था कि जो उसका ट्रायल हो रहा है करप्शन के मामलात का, उससे तवज्जो हटाई जा सके, वहां से जो है वो कहा जाए। उसने बाकायदा अदालत के अंदर ये प्ली ली थी कि मैं जंग में मसरूफ हूं, लिहाजा मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे पेशी से इस्तिस्ना दे दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? ईरान ने ठोक कर जवाब दिया और जो सीरिया का फ्रंट, जो शाम का फ्रंट अब खोला जा रहा है, उसके पीछे भी नेतन्याहू का इख्तिदार है। नेतन्याहू ताहयात इख्तिदार में रहना चाहता है और वो बचने के लिए ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं इन पर जंग को मुसल्लत करना चाहता है। जाग जाइए इससे पहले कि आपकी नींदें हमेशा के लिए हराम हो जाएं और आप अबदी नींद सो जाएं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
ہیں۔